अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे कि आपको पता है, हम कोशिश करते हैं आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ें लेके आए ताकि वी एस्टैब्लिश अ नेशनल नैरेटिव, एंड वी वांट अ नेशनल नैरेटिव दैट फॉरवर्ड लुकिंग एंड दैट्स पॉजिटिव। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें लेके आए। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है, एंड मेरा ख्याल आप सबको खुशी होगी कि आई गॉट मिफ्ता इस्माइल। Mifta Ismail needs no introduction. MashaAllah, he's been the finance minister, he's been one of our major politicians. And I must congratulate and commend him. He continues to push hard in politics, which is something few technocrats do because Mifta is a PhD in economics and a well known economist apart from being a politician, as well as obviously an entrepreneur industrialist. तो वो उसको हम नहीं टच करेंगे, इसकी इंडस्ट्रियल साइड वो अलग चीज़ है. But yes, Mifta is a PhD from the University of Pennsylvania. Mifta also was a member of to come back and try and fix this country. And not like me, he didn't stay there a long time. He gave it up at a very young age. And he committed himself to politics at a very young age, which is very, very commendable. तो मिफ्ता साहब, मैं आपको बहुत वेलकम करता हूँ. मिफ्ता साहब, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अब फिर आईएमएफ की टीम आई हुई है. आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूँ. आईएमएफ की टीम आई हुई है, आईएमएफ की डिमांड्स कर रही है. क्या आपको लगता है हमारी साइड अच्छी निगोशिएशंस कर रही है? एंड अगेन, आई डोंट मीन टू बी क्रिटिकल ऑफ एनीबॉडी. ये नहीं मेरी इस सवाल का मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है. मेरा मतलब ये है, सॉरी, मैं इसको दूसरी तरफ फ्रेज कर देता हूँ. इंशाल्लाह जब आप दोबारा वापस आएंगे द फाइनेंस मिनिस्टर, आप क्या निगोशिएशन स्टांस रखेंगे फंड से, और क्या आप हमें निजात दिला पाएंगे या हम इस शिकंजे से निकल ही सकते हैं, क्योंकि हम 80 साल तो फंड में ही रहे हैं. Dilip, thank you so much for the kind introduction. Thank you for inviting me. It's always a pleasure, of course. सर, ये सवाल आपका जो है ना, इसको थोड़ा सा दो तीन हिस्सों में बांट लेते हैं कि अभी जो आईएमएफ टीम आई है वो क्या निगोशिएट कर रही है, क्या हुकूमत अच्छा निगोशिएट कर सकती है कि नहीं. तो नॉर्मली एज एन इकोनॉमिस्ट आप ये कह सकते हैं कि यार ये गलती की है, ये गलती की है, ये गलती की है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक, इसमें से कुछ गलतियां जो होती हैं वो हुकूमत पाकिस्तान करती है और कुछ गलतियां आईएमएफ भी करती है. आईएमएफ भी समटाइम मुझे लगता है कि आईएमएफ को भी इकोनॉमिक्स नहीं आती. तो दोनों तरफ गलतियां होती हैं. लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि 1960 की दिहाई में जब फिस्कल इकोनॉमिस्ट ये फिस्कल पॉलिसी पे जो काम करते थे, उन्होंने ऑप्टिमल टैक्सेशन निकाला. डायमंड था, दीगर दीगर लोग थे, ऑप्टिमल पॉलिसीज निकाली. तो वो समझे थे कि यार हमने ये ऑप्टिमल टैक्सेशन की पॉलिसीज निकाल दी हैं, अब ये दुनिया जो है, मगरबी ममालिक जो है, ये अडॉप्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा. लेकिन ये अडॉप्ट नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे सियासत होती है. जो पॉलिसी मेकर होता है वो कोई मुल्क का सोशल वेलफेयर फंक्शन मैक्सिमाइज नहीं कर रहा होता, वो अपना पॉलिटिकल फंक्शन मैक्सिमाइज कर रहा है. हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सियासत होती है. तो अगर हम इसको ये देखें कि माशी नजर से देखें कि क्या हम आईएमएफ से प्रोग्राम सही निगोशिएट करते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें बहुत गलतियां हैं. लेकिन अगर आप सियासी नजर से देखें तो उसमें इतनी गलतियां नहीं होती. क्योंकि आप ये देखें कि जब आईएमएफ कहता है कि हमें और टैक्स चाहिए और टैक्स बढ़ाओ, तो हमने 61% टैक्स लगा दिया है कंपनियों के ऊपर. हमने 38%, 39% टैक्स लगा दिया. 38%, 38.15% टैक्स लगा दिया है सैलरी इंडिविजुअल्स के ऊपर, और 39.5% टैक्स लगा दिया है हमने बिजनेस इंडिविजुअल्स. तो वो हमने आईएमएफ की बात मान ली. मगर आईएमएफ कहता है कि यार ये जो सूबे के अखराजात हैं आप ये बंद करें और ये सूबों को वापस दें. आप बोलते हैं ये बात नहीं मानेंगे. आईएमएफ कहता है कि यार ये पीएसडीपी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सियासी तौर पे फंड होते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता, उसको आप देख लें. आपने वो बात नहीं मानी. आईएमएफ ने कहा कि एग्रीकल्चर को आप जो है वो रैशनलाइज करें, एग्रीकल्चर टैक्स को. आपने वो बात नहीं मानी. आईएमएफ बहुत सारी ऐसी चीजें कहता है. आईएमएफ कहता है अब नहीं, 1000 साल से कह रहा है कि निचकारी की तरफ जाओ. आप वो बात नहीं मानते. आप वो बात मानते हैं जो आपको सियासी तौर पर वारे में आती है. आपने कोई रिफॉर्म नहीं करना है, आपने हुकूमत के फुटप्रिंट को कम नहीं करना है, आपने हुकूमत को बढ़ाना है, आपने हर वो चीज करनी है कि जो आपके सियासी फायदे में है. तो ये नहीं है कि ये गलतियां कर रहे हैं, ये है कि वो ये चीजें करते हैं जो उनके सियासी फायदे में. तो एक तो ये पहला वाला पार्ट था. दूसरा पार्ट जो आपने पूछा है कि क्या हम आईएमएफ से जान छुड़वा सकते हैं, तो सब देखें, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि
IMF इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर आपने पिछली अदवार में 2013 से मिसाल के तौर बल्कि 2013 इमरजेंसी वार्ड, इंटरनेशनल इमरजेंसी वार्ड है, और हमें शर्म आनी चाहिए बार बार जाते हुए इमरजेंसी वार्ड। आपने भी एक आर्टिकल भी लिखा था डॉन में, मैं साथ शाहिद कारदार साहब के साथ, या बिजनेस रिकॉर्डर में भी लिखा था, डॉन में, दोनों में था, कि जो पाकिस्तान में करेंसी क्राइसिस आए हुए, ठीक है, 2007 में हुकूमत ने करेंसी क्राइसिस लाया, द लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिर 2000 तो वो उन्होंने 60 रुपए का डॉलर रखने की बड़ी जिद थी। फिर जब वो गए, नई हुकूमत आई, 80 रुपए का डॉलर हुआ, IMF का प्रोग्राम आया, वी हैड रन आउट ऑफ ऑल आवर रिजर्व्स ट्राइंग टू कीप द रुपी एट 60, ट्राइंग टू कीप पेट्रोल प्राइसेस डाउन, जबकि दुनिया में 2007-8 में प्राइसेस बढ़ गई थी। फिर यही चीज हमने 13 से 16-17 में देखी कि डार साहब जो थे उन्होंने 25-30 अरब डॉलर बोरो करा। जिस लास्ट 11 महीनों में उन्होंने $10 बिलियन स्टेट बैंक ने से कह के मार्केट में डलवा दिए थे। वो डॉलर आपने बोरो करे, जो आज अगर आपने नहीं किया होता वो तो आज आपके पास होते। तो अब आपके पास जो है, इस वक्त आपके पास इतना डॉलर बोरो किया हुआ है जो आपको वापस करना है। अब आपको कोई पैसे ही नहीं दे रहा, तो आपको IMF के पास तो जाना पड़ेगा। और फिर अगर आप सिर्फ IMF की सियासी वजह पे वो बातें नहीं मानते जो आपके सियासी बेनिफिट में, आप NFC अवार्ड को रीलुक नहीं करते, आप आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 3 साल से आपकी ग्रोथ कम है, आपने ये जो स्टेबिलिटी है, और आज स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में विदाउट अ डाउट, ये आपने किस तरह खरीदी है? आपने लोगों को गरीब करके खरीदी। तो वो जब लोगों को आप मुफलिसी में डाल के स्टेबिलिटी खरीद रहे हैं, लेकिन आपने किस अमीर आदमी के इंटरेस्ट के ऊपर पैर रखा है? मतलब जितने बंगले पाकिस्तान में हैं 50 करोड़ रुपए की मालिकियत से ऊपर के, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि जितने बंगले पाकिस्तान में 50 करोड़ रुपए की मालियत के ऊपर से हैं, उतने पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स नहीं है। सो डोंट टेल मी कि जो 50 करोड़ रुपए के बंगले में रहता है उसका टैक्स नहीं लगता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्स। अमेरिका के अंदर, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, 1976 में जब प्रेसिडेंट कार्टर आए थे, उससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, मगर उससे पहले भी अमेरिका में तालीम होती थी, और अब इसने, ट्रंप ने फिर खत्म कर दिया है, लेकिन तालीम हो रही है। आपके यहाँ वफाक का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सूबों के एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पता नहीं कितने ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, कितने टीचर्स हैं, और आपका 50% बच्चा जो है, 40% बच्चा तो स्कूल में नहीं है, और 50% बच्चा जो है वो 10 साल की उम्र में 5वीं दूसरी जमात की मैथ नहीं कर सकता। तो तालीम भी नहीं दे सकते। आप HDI में पीछे इसलिए जा रहे हैं कि आपने या तो प्राइवेट लोगों के पास भी पैसे नहीं छोड़े, उनसे सारे पैसे निचोड़ लिए, एंड देन यू हैव नथिंग टू शो फॉर दैट मनी। सो दिस इज द इशू। मिफ्ता साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बातें की, पर मुझे एक बात बताइए, जो मेरा ख्याल हमारा इदारा, पुराना इदारा IMF भी गलती करता है, आप इस पे जरा कमेंट करिए। क्या हमें ज्यादा जोर टैक्स पे देना चाहिए या ग्रोथ पे देना चाहिए? हमारा जो सारा फोकस है IMF का, हमारा फोकस है कि टैक्स इकट्ठा करो। आपने भी बंगलों की बातें की, बट देखिए जो हमारा कर्जे का बोझ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने लॉन्ग टाइम अगो आई रोट अ पेपर ऑन द सस्टेनेबल फिस्कल डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान, एंड उस पर कैलकुलेशन जो की थी, उसमें जो असली चीज हमें नजर आई थी कि ग्रोथ इज द ओनली वे आउट टू गेट सस्टेनेबल डेट। बल्कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिंपल इक्वेशन है कि अगर आपकी ग्रोथ आपके डेट सर्विस से ज्यादा है, पेमेंट से ज्यादा है, तो आप माशाल्लाह यू आर सॉल्वेंट। अगर आपकी ग्रोथ डेट सर्विस पेमेंट से नीचे चली जाती है तो यू आर इनसॉल्वेंट। मतलब इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। अब हमारी डेट सर्विस पेमेंट ज्यादा है, हमारी ग्रोथ कम है, तो क्या हमारी सोल्यूशन ग्रोथ है? अगर ग्रोथ है तो आप बताइए, आप जब वापस आएंगे आप ग्रोथ को कैसे कोशिश कर। हाँ, एक और चीज में डाल दूं, हमने स्टडी किया है जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कि हमारे बच्चे जो हैं 18 साल की उम्र से नीचे, सॉरी, मीडियन एज हमारी 22 है, हमारे 150 मिलियन बच्चे अंडर द एज ऑफ 22 है। वो मार्केट में जैसे आएंगे तो उन्होंने फैमिलीज भी बनानी है, उन्होंने बच्चे भी पैदा करने हैं, तो हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हमने हिसाब लगाया था कि इन बच्चों को एम्प्लॉय करने के लिए हमें तकरीबन 7 से 8% ग्रोथ हर साल चाहिए फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। इसके लिए कोई है आपके पास तजवीज़ या सोल्यूशन? सर, पहली वाली बात, आप, हम्म, हम्म, देयर इज नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम अदर देन ग्रोथ। ग्रोथ के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। जो आप बात कह रहे थे कि भाई अगर आपको, आपका मिसाल के तौर पे बजट का खसारा 4% है आपकी कौमी आमदन का, लेकिन अगर 6% से आपकी कौमी आमदन बढ़ रही है,
तो आपको 2% आप थोड़े से मतलब पॉजिटिव में चले जाते हैं, तो आपकी एवरेज जो डेट सर्विसिंग है पर कैपिटा एज अ परसेंटेज जीडीपी वो कम हो जाती है। ये बात एकदम दुरुस्त है। हम वहां पे बिल्कुल नहीं है, आपको ये भी पता है। चक्कर ये है कि हम कौन सी ग्रोथ चाह रहे हैं। हम वो एक फिस्कल स्टिमुलस की, मॉनेटरी एक्सपेंशन की, फॉरेन बोरोड ग्रोथ चाह रहे हैं, या हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ चाह रहे हैं। हमने तो कभी भी, और क्योंकि ये इसमें फर्क ये है कि कौन सी ग्रोथ सस्टेनेबल है, कौन सी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। आप एक जिस साल आप 6% ग्रोथ पे गए या नियर अबाउट 6%, 5 के ऊपर गए हैं, आप अगले साल आपको क्राइसिस हुआ है। आप 3 साल तो कभी पाकिस्तान की तारीख में, मैं ख्याल है 1990 से तो मुझे याद है कि 3 साल आपने कभी 5% प्लस जीडीपी ग्रोथ नहीं दिखाई है। शर्म की बात है। मतलब बांग्लादेश 10-10% दिखाता था, चाइना 2 दहाइयों तक 10-10% से ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा था। हम इंडिया भी देख ले, इंडिया दिखा रहे 7-8% तो हंस के ग्रोथ कर देते। हम जो है वो 5% 3 साल तक नहीं कर सके। तो पहले हमको ग्रोथ की तरफ जाने से पहले स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स टू ग्रोथ हटाने पड़ेंगे। वो इंस्टीट्यूशनल रूल्स, वो हमारे बजट के कवानीन, बजट के उसूल, हमारे पैसे बांटने के उसूल, हमारे टैक्स के उसूल, कि जिसकी वजह से मईशत की एक्टिविटी रुकती है, विच इज ग्रोथ, और जिसकी वजह से कारोबारी एक्टिविटी रुकती है, उसको हटाना पड़ेगा। तो हमने बजट डेफिसिट इतना ज्यादा है। हमने एनएफसी अवार्ड के ऊपर, हमने 2010 में जो एनएफसी अवार्ड था, कुरान मजीद के अंदर नहीं आया, खुदा न खास्ता, या कोई हदीस में नहीं आया, आपने उसको 15 साल से रिव्यू भी नहीं किया। आपको 8,000 अरब डॉलर रुपए का जो बजट है पिछले साल का डेफिसिट, वो पूरा करने के लिए एडिशनल 20,000 अरब रुपए जमा कर रहे हैं, क्योंकि आप मार्जिनल पैसे दे रहे हैं। इट्स नॉट द क्वांटम ऑफ मनी, इट्स हाउ यूर गिविंग। एक तो ये हो गया। उसके बाद जो आपने, इसकी वजह से आपको बार बार टैक्स लेना पड़ रहा है। अब आईएमएफ ने आपको कहा कि नेशनल फिस्कल पैक्ट कर लो, उससे पहले आईएमएफ ने कहा यार 18th अमेंडमेंट को, एनएफसी अवार्ड को देखो, आपने वो मना कर दिया। तो फिर आईएमएफ क्या बोलेगा? बोलेगा डेफिसिट तो कम करो, वरना तो स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। उसके बाद आप पाकिस्तान में, मैं ख्याल से खित्ते की तो ऑब्वियसली, और हम पल्ला तमाम ममालिक से महंगी बिजली बेचते हैं। मैंने ये कंपैरिजन करवाया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, केनिया, इथियोपिया, ये जो हम पल्ला ममालिक है जिनके साथ इन्वेस्टमेंट की लड़ाई करते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका ऑल्सो, हम इन सबसे महंगी बिजली बेचते हैं। उसके ऊपर हम सर्कुलर डेट करते हैं। 2300-2400 अरब रुपए का अभी सर्कुलर डेट किया, जो मुझको और आपको अब बिलों में 3 रुपए 23 पैसे आएगा। हमने बिजली के प्लांट्स भी लगाए, तो उस वक्त भी चलो जो भी हमने किया, लेकिन क्या हमने कभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए? आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2022 से वजीर आजम है। आज 3 साल हो गए इनको, खैर से बीच में चलो थोड़ी देर के लिए काकर साहब आए थे, लेकिन खैर 12, लेकिन 22 से वजीर आजम है। क्या एक चीज निचकारी की है? क्या पीआईए का कोई जवाब है हुकूमत के पास होने का? पीआईए हर टिकट पे, हर सीट पे, हर सेक्टर पे 19,500 रुपया तो 2021 में नुकसान करता था। अब तो नुकसान बढ़ गया होगा। लेकिन आपने ना एयरलाइन प्राइवेटाइज करनी है, ना बिजली की कंपनियां प्राइवेटाइज करनी है, ना पेट्रोल पंप प्राइवेटाइज करने हैं, ना ये प्राइवेटाइज करना है। आपसे पुलिस स्टेशन तो चलते नहीं है, आपसे पोस्ट ऑफिस तो चलती नहीं है। लेकिन आपको कहीं पर ये जो 1 साल 1.5 साल से हम सोच रहे हैं राइट साइजिंग और ये साइजिंग, क्या एक हुकूमत के अफसर को आपने फारिग किया? क्या एक पेंशन का रिफॉर्म किया आपने? क्या एक आपने वजारत जो है वो डिवॉल्व की है नीचे? क्या सूबों ने एक बंदा कोई कम किया? कुछ भी नहीं। आपने क्या क्या कि जब जो एग्जिस्टिंग लोग रिटायर हो जाएंगे लोअर कैडर के अंदर, तो उनकी जगह हम वो कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे उनको हम उससे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से। यानी कि आज जो ड्राइवर या नायब कासिद भर्ती हुआ है जो 30 साल बाद रिटायर होगा, तो हम करेंगे। इस पूरी हुकूमत में इनको एक करंट बंदा नहीं नजर आता जिसको ये फारिग कर सकते थे, सीरियसली। फिर उसके बाद हमारी कोर्ट्स हैं कि अगर आप किसी को फारिग करें, ये जो, अगर आपको पता है ये जो केस चला है ट्रिब्यून में, तो उसके ऊपर केस ये चला है कि उसने सिर्फ लिखा था, शहबाज राणा ने सिर्फ लिखा था कि एक अफसर को, 17-18 अफसरों को करप्ट होने की वजह से ओएसडी कर दिया। उन्होंने, अफसर ने उसको पहले अपने आप को ओएसडी से खत्म करवाया और फिर उसने शहबाज राणा के ऊपर
केस भी कर दिया। तो मतलब अब पूरा सिस्टम ही रिग्ड है ना। आप कोई तो फिर सवाल यह है कि जब आप रिफॉर्म करने के लिए तैयार होंगे, वो इस्लाहत करेंगे जिससे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। तो आप जो है वो उसके अंदर आप ग्रोथ ला सकते हैं कि पूरा मुल्क है, इसके अंदर एक लोकल गवर्नमेंट नहीं है। आपका पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर जो भी होता है, क्योंकि लाहौर से ही होते हैं, तो उनको लाहौर का मेयर बनने का शौक है। कराची में आधा इंच बारिश हो गई खुदा ना खास्ता तो कराची डूब जाता है। हम कोई बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप मतलब बस वो पीपल्स पार्टी अपनी सियासत शुरू कर देती है। केपी के अंदर पता नहीं, केपी में तो सिर्फ नैरेटिव ही होती है, गुड गवर्नेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। सो मतलब मिफ्ता साहब एक बात बताइए, आपने सब बातें बहुत अच्छी की, पर मुझे एक बात बताइए, हमारी इन्वेस्टमेंट रेट तो ना होने के बराबर है। ट्रेडिशनली हमारी इन्वेस्टमेंट रेट रही है तकरीबन 15%, मतलब ऑन एवरेज। इंडिया की 30 है, चाइना की 40 है, बांग्लादेश की आई मीन 20 से कम तो इन्वेस्टमेंट रेट ही नहीं तकरीबन होती है। आपको बेहतर पता है, आपके साथ बिजनेसेस भी हैं आपकी फैमिली की। 10% तो आपको पता है डिप्रिसिएशन रेट ही होती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 5% ऊपर है तो क्या है? इस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 12 या 13% है। उसमें से अगर हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो 8% है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और मैं पूछता रहता हूँ सारे इंडस्ट्रीज दोस्तों से, भाई कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो? कहते हैं कोई नहीं। तो जब जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी वहां ग्रोथ रेट क्यों होगी? और जब हमने पूछा लोगों से तो वो दो तीन बातें बड़ी मजेदार कहती हैं। वो कहते हैं हम इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे यहाँ एक तो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ऑब्वियसली है, दूसरा वो कहते हैं पॉलिसी अनसर्टनिटी भी बहुत है। अब जब मर्जी होती है कोई टैक्स लगा देते हैं, कभी कोई और ऑडिट लगा देते हैं, कभी कोई रेगुलेशन बना देते हैं, तो आप हमें सर्टनिटी नहीं दे रहे। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई आप हमें बड़ा होने नहीं देते, जब जब हम बड़े होते हैं तो हमें आप पीछे पड़ जाते हैं हमारे कोई ना कोई तरीके से, कभी टैक्स चोर कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। और मैं ये देखता हूँ एक और चीज़, मिफ्ता साहब आप तो बिजनेस सेक्टर को मेरे से बेहतर जानते हैं। मैंने चेक किया कि पाकिस्तान में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज तो है ही नहीं। हमारी तो कंपनी बहुत छोटी छोटी है। हमारी कंपनीज जो हैं, अमीर लोग एक आधा बंदा मंझा वंझा ऐसे लोग, हमारे नाम नहीं में लेता, गलत बात है, कुछ लोग अमीर तो हैं, बट उनकी कंपनियां बहुत छोटी है। और मैंने देखा है कि वो मुल्क तरक्की करते हैं जब कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हों। इंडिया में टाटा कंपनी 420 बिलियन डॉलर है, अंबानी की कोई पता नहीं 200-250 बिलियन है, वगैरह वगैरह। आपको मेरे से बेहतर पता है। ये बताइए लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे और हमारी कंपनियां बड़ी क्यों नहीं होती? और अगर कंपनियां बड़ी नहीं होती उसके बगैर क्या तरक्की हो सकती है? क्या हमारे लोगों, क्या हम हसद में लोगों को पकड़ेंगे यार, मिफ्ता अमीर हो गए या फलाना अमीर हो गया उसको हम पकड़े जाके, या हमें इनको बड़ा होने देना चाहिए? डू वी नीड आवर ओन एलोन मस्क? डू वी नीड आवर ओन स्टीव जॉब्स वगैरह? बढ़ने दें इनको कि कैसे, और कैसे बढ़ने दें, क्या वजह है? मुश्किल सवाल आ रहा है। देखिए, एक तो ये है कि मैं एक मरतबा चंद इकोनॉमिस्टों से बात कर हम्म, रहा था, अमेरिका में बैठे थे हम लोग। हम्म, तो हम्म, हम बात कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी का, कि पाकिस्तान में हम्म, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान हैज समथिंग कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। बोलते हैं क्या है? मैंने कहा इट्स कॉल्ड द फैमिली। ठीक। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनकी हम देखभाल करते हैं अपने वसाइल से, जो ठीक है, उन्होंने हमारी देखभाल करी होती है, वो एक ही घर में रहते हैं। तो अब इस बात को यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोक। हम्म, अब मैं दूसरी बात करने लगा हूं कि पाकिस्तान की लेट्स से, कि लाख अरब रुपया वो है जीडीपी। ठीक। तो आप कहते हैं कि दुनिया भर के हिसाब से 30,000 अरब रुपया सेविंग्स और 30,000 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम्म, हमारे यहाँ ये 12-13 हजार अरब रुपया सेविंग्स और 13-14 हजार। ये जो इन्वेस्टमेंट कर हम्म, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली मिडिल क्लास और गरीब लोग अपने हिस्से की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और हम्म, उसकी वजह यह है कि इनके पास एक तो बच्चे होते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो उनकी औलाद है। हम्म, तो जब वो मतलब तस्वा भी मोहन जिस बेटा के बेटा होगा, मतलब चार बेटियां भी होंगी, तो आपने बेटा जरूर करना है ताकि वो आपको बुढ़ापे का साथी है, ये उसका इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर इकोनॉमिक गुड इकोनॉमिक रीजन फॉर इट। हम्म, तो वो आपकी जो है ना, वो इतनी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। आप इस तरह सोच लीजिए, अदर साइड ऑफ द कॉइन सोच लीजिए, ये डुअल है कि आपके इतने बच्चे हो रहे हैं कि आपके पास सेविंग्स के टाइम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है सेविंग्स। हम्म, हम्म, आप सेविंग्स ही नहीं कर पा रहे। तो आप जब नेशनल सेविंग्स ही नहीं होगी और हुकूमत भी 7% ऑफ जीडीपी जो है वो डिससेव कर देती है, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? तो हम्म, इन्वेस्टमेंट लिहाजा नहीं हो सकती। ठीक। हम्म, हम्म,
अब बात आपने की पॉलिसी चेंजेस की, और दूसरी आपने बात की कि हम किसी को बहुत अमीर नहीं होने देते। पहली वाली बात बिल्कुल गलत है। हम्म, हम्म, पाकिस्तान में कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती है जो कि मराठी याफ्ता तबके के खिलाफ। हम्म, पाकिस्तान में एक मरतबा आपको मतलब शाज़ो नाज़िर हो जाती होगी, बट दोज आर एक्सेप्शंस दैट प्रूव द रूल। लेकिन एक मरतबा आपने किसी अमीर आदमी को, पाकिस्तान में अशराफिया के अमीर आदमी को, पॉलिटिकली कनेक्टेड अमीर आदमी को आपने कोई रियायत दे दी, वो आप वापस नहीं ले सकते। तो ये जो कहते हैं ना कि पॉलिसी चेंज होती है, मुझे एग्जांपल देंगे कौन सी पॉलिसी चेंज हुई जिनमें इनको नुकसान हुआ? एक पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती है जिसमें हम्म, किसी भी मिल वाले को नुकसान हो। हम्म, हम अभी आपने एक्सपोर्ट की पॉलिसी खोल दी ना, चेंज कर दी ना आपने, तो क्या हुआ? शुगर मिल वालों को 600 अरब रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो गया, वो गरीब लोगों ने दे दिया। पॉलिसी चेंज अमीर लोगों के खिलाफ, बड़े इन्वेस्टर्स के खिलाफ कभी भी नहीं होता पाकिस्तान। ठीक है, उसके पास इतने लॉयर्स होते हैं, उसके पास इतने वसाइल होते हैं, इतनी लॉबिंग होती है कि वो कुछ ना कुछ करके रुकवा देते हैं। तो दूसरी बात है कि ये जो हम हर अमीर आदमी को चोर समझते हैं, हर बिजनेसमैन को चोर समझते हैं, और बिजनेस को हम व्हीकल फॉर ग्रोथ नहीं समझते, अ व्हीकल फॉर जॉब क्रिएशन नहीं समझते, अ व्हीकल फॉर टैक्स समझते हैं, ये गलत है। इस मुल्क में एक्सपोर्ट की जिधर इतनी जरूरत है, वहां पे एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपको नफा है वो 61% है। और ट्रेजिक बात यह है कि उसके ऊपर आपको 10% जो है वो 51% के बाद 10% आपको सुपर टैक्स देना पड़ता है। तो आप सोचेंगे एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करो, और दूसरी तरफ जो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ है। दिस इज माइंड बॉगलिंगली स्टूपिड, बट देयर वी आर। सो यस, वी डोंट लेट पीपल बिकम रिच। मार्केट इस तरह की नहीं है। पाकिस्तान से दुनिया बिजनेस नहीं करती है। देखिए मैं आपको सच बताऊं नदीम भाई, आपने भी ये बात सुनी है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो 60-70 की दहाई में हिंदुस्तान में होता था। हिंदुस्तान बिल्कुल। कोई नहीं कर सकता था। ये 92 के बाद जब हिंदुस्तान ने जो इकोनॉमी खोली है, मनमोहन मनमोहन सिंह ने और नरसिम्हा राव ने, उसके बाद बिल्कुल। दीपक लाल की ये टर्म थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट। और मोटेक सिंह और मनमोहन ने खोल दी इकोनॉमी और वो चल गई। अच्छा, अब सो उस वक्त ये समझते थे कि हिंदुस्तान क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इनहेरेंटली ये मसाइल हैं, ये है वो है, लाइसेंस राज चलता था। अमीर लोग तो अमीर ही थे उस वक्त भी, टाटा एंड बिरलास बहुत अमीर थे। ठीक है, आज भी टाटे और बिरले अमीर हैं, कुछ बिरले इतने अमीर नहीं रहे। मगर अडवाणी भी आ गया, अंबानी भी आ गया, दीगर लोग भी आ गए, लेकिन आपने इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली चेंज कर दिया और वो आगे बढ़। हमने वो स्ट्रक्चरली चेंज नहीं किया, और हम कोई ना कोई सियासी बहाना ढूंढ के वो चीज नहीं कर पा रहे जो हिंदुस्तान ने भी कर ली, जो बांग्लादेश ने कर ली, जिसको दुनिया का आलमी बास्केट केस बोलते थे, ये किसिंजर की टर्म है, उसने भी आगे बढ़ लिया हमसे 50%। आज एवरेज पाकिस्तानी की पर कैपिटा जीडीपी एट परचेसिंग पावर पैरिटी $5500 है, उनकी जो है वो $8500 है, हिंदुस्तानी की $9000। तो हमने वो चीजें की नहीं है, अदरवाइज तो हमारा तो डीएनए सेम ही है ना, जेनेटिकली कोड तो मतलब 99.9% कल्चर फॉर द मोस्ट पार्ट सेम है। ऐसा क्या है बंगालियों में और हिंदुस्तानियों में कि जो हमें नहीं है, माँ सिवाय इसके कि तो ये हमारी। बताइए, जो आप कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, देखिए आईएमएफ भी कहती है स्ट्रक्चरल चेंजेस, वर्ल्ड बैंक भी कहता है, हाँ, पर मुझे इस टर्म की समझ नहीं आती। मैं इस टर्म से बड़ा अब घबरा गया हूं, क्योंकि ये कॉमनली यूज टर्म है जिसका मतलब कोई नहीं। आप इसका मतलब समझाइए, आपका मतलब क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस? जब आप पावर में आएंगे, आप क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आएंगे? जी सर, बहुत अच्छा बात है। मैं आपको 5-6 चीजें गिनवा देता हूँ जो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली चेंज करनी है। ठीक? हम्म, एक, और पहले मैं आपकी फेवरेट चीज से शुरू कर देता हम्म, हम्म, हूँ। एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट सिविल सर्वेंट्स की जो है ना, ये हमने गारंटी कर दी है। भाई हम वेलफेयर स्टेट तो नहीं चला रहे हैं ना सिविल सर्वेंट्स के लिए। हम तो एक, ये प्रोड्यूसर सोशलिज्म तो नहीं है ना कि एक मरतबा हुकूमत में आपने नौकरी कर ली, फिर चाहे आप करप्ट हों, चाहे आप नालायक हों, चाहे आप नाअहल हों, या आप कामचोर हो, हम आपको 22 ग्रेड तक नहीं निकालेंगे। ये किधर आया है? ठीक है, आप, मैं कहता हूँ कि 17 ग्रेड में जो लड़के ले लेते हो ना, लड़के लड़कियां जो बच्चे लेते हैं आप उसमें 250 लेते हैं, आप 400 ले, 3 साल रखें, उसके बाद 150 जो जो करप्ट हो या वो, उनको 18वें पे निकाल दें। थोड़ी थोड़ी एट्रिशन तो होनी चाहिए ना, फौज में भी तो होती है ना, मेजर पे, कर्नल पे, ब्रिगेडियर पे, हर जगह पे। व्हाई इज देयर नो एट्रिशन? व्हाई इज इट दैट यू साइन अ पेपर एज जॉब ओपनिंग एंड यू गो टू 22? मतलब व्हाट हैव यू डन टू मेरिट? परवर्स इंसेंटिव तो हो गए ना, ये मॉरल हैजर्ड तो हो गया और परवर्स इंसेंटिव भी हो गए।
सो एक तो ये है। दूसरा, वाई इज देयर नो स्पेशलाइजेशन, कि आज आप सेक्रेटरी हेल्थ हैं, कल आप सेक्रेटरी फाइनेंस लग गए, परसों आप सेक्रेटरी इंटीरियर लग गए। भाई हेल्थ के ग्रुप अलग बना दो, सोशल सर्विसेज के ग्रुप अलग बना दो चीज। दूसरा ये है कि ये जब अब मुझे आप ये बताइए कि हमारे पास एक वफाक की, मैं आपको एजुकेशन की मिसाल देता हूँ और एनवायरनमेंट की मिसाल देता हूँ और एग्रीकल्चर, तीन की मिसाल देता हूँ। यहाँ पे वफाक ने 18वीं तरमीम में कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो, एग्रीकल्चर जो है वो सूबों का अब कंकरेंट लिस्ट में नहीं रहेगा, वो सूबों की जिम्मेदारी हो गई। वफाक अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी नहीं रख सकता। तो जब वफाक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं रख सकता तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि वफाक अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बंद कर दे। सूबों ने तो स्ट्रेंथन कर ली अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। हमने एक बंदे को नहीं निकाला 18वीं तरमीम में। हमने कहा नहीं, इसका नाम फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। हमने कहा इन्वायरमेंट सूबे को किया, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इन्वायरमेंट सूबे को किया, ये वजारत तो वहीं चल रही है, इसका नाम क्लाइमेट चेंज कर दिया। हमने कहा एजुकेशन गई सूबे को, हमने कहा नहीं, ये एजुकेशन स्टैंडर्ड, रिसोर्स, ठीक है, ये एजुकेशन स्टैंडर्ड। ये हमने कहा हेल्थ, हमने कहा नहीं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स। हमने यहां तक बगैर सोचे समझे कर दिया कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अंदर 4 सूबों को हमने बोला कि तुम चारों हिसाब करो, हर फैक्ट्री को, तुम कराची में हो, लाहौर में हो, जहां पे भी हो, आप उनको फैक्ट्री को सर्टिफाई करें। मतलब एक ड्रैप यहाँ पे है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिससे एक दवाई रजिस्टर कराना 2-3 साल का काम है। कि अमेरिका में जल्दी हो जाती है, यूरोप में जल्दी हो जाती है, हमारे यहाँ 3-4 साल लगते हैं। लेकिन उन्होंने 800 फैक्ट्रियों का लाइसेंस दे रखा है, ऐसी फैक्ट्रियों को जिसमें चूहे चल रहे होते हैं, लेकिन उनको भी लाइसेंस दे रखा है। लेकिन बहरहाल कैसे मिलता है आपको? पहले इन्होंने इस तरह कर दिया जज्बात में आके कि सारे सूबे करेंगे, फिर फार्मा ने बोला कि भाई हमको 4 लोगों से थोड़ी, 5 लोगों से जाके हम जस्टिफाई करेंगे। और क्या लाहौर में प्राइस अलग होगी, तो सखर में प्राइस अलग होगी, चारसद्दा में प्राइस अलग होगी दवाई की। तो ये इन्होंने दवाई की चीज को वापस उन्होंने वो कर दिया। अब लेकिन सूबों के अंदर अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या कर रही है सूबे की हेल्थ मिनिस्ट्री? कोई सेंस नहीं। सूबे के अंदर एजुकेशन वजारत है। सिंध का मैं आपको बताऊं, सिंध में इनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना होता है नॉन सिंधी लोगों से, पीपल्स पार्टी को। इन्होंने क्या किया कि कराची के अंदर बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज पास करने की 30-35 कर दी, जबकि इंटीरियर सिंध के अंदर बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज 80-90 कर दी कि ये बच्चा ही फेल हो जाए तो जॉब नौकरी के लिए तो फिर आ ही नहीं सकता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि व्हाई डू वी इवन हैव सेंट्रल बोर्ड्स। और उसके बाद हम यहाँ पे मजहबी पॉलिटिक्स की वजह से आगा खान यूनिवर्सिटी को हम इजाजत नहीं दे रहे थे ओ लेवल ए लेवल्स करने की, लेकिन हम कैम्ब्रिज से कर लेते थे कि नहीं, ये इस्माइली कर लेगा तो कुछ गलती हो जाएगी, आगा खान ही कर लेगा तो, लेकिन कैम्ब्रिज बोर्ड पे चले जाओ, ऑक्सफोर्ड बोर्ड पे चले जाओ। कोई सेंस नहीं है एक्सपर्ट कैम्ब्रिज का। पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि ओ लेवल के ए लेवल के पर्चे बना सकते हैं। शायद मैं और आप के भी 2-3 सब्जेक्ट्स के तो मैं आराम से, क्यों बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही। और आप स्कूलों को छोड़ दें, इंटर तक स्कूलों को छोड़ दें, और बोर्ड होने नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पे कर लो या एक बोर्ड कर लो। एक वफाक में ऑफिस होनी चाहिए जो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स बता दे कि 5वीं क्लास के बच्चे को ये पढ़ाई आनी चाहिए, इसको 2 डिजिट की, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाना चाहिए। 8वीं जमात के बच्चे को रेशो और परसेंटेज निकालने आ जाना चाहिए। 10वीं जमात को सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देनी चाहिए। 12वीं जमात के बच्चे को इंटीग्रेट करना और डिफरेंशिएट करना आ जाए, एक अगर मैथ की बात कर रहे हैं। इसी तरह फिजिक्स, उर्दू, इंग्लिश सब जगह कर सकते हैं। आपने एक स्टैंडर्ड सेट करने, 2-4-6 पीएचडी एजुकेशन के बिठा दें, 2-4 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बिठा दें, वो हो जाएगा। आपने वो दुनिया पाकिस्तान भर में इंप्लीमेंट करने, बाकी लोगों को बोले यार प्राइवेट सेक्टर से बोर्ड कर लें। मतलब हाउ डिफिकल्ट इज दैट? वो एक्रीडिएशन कर देगा खुद अपनी। ये बताइए, इस वक्त हमारे पास भरमार से बच्चे आ रहे हैं, हमने एनालिसिस किया 30-40% अनएम्प्लॉयमेंट है इन पीएचडीज, एमएज एंड बीएज। अब मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल रही। मुझे बताइए, हाउ मेनी जॉब्स इज द मार्केट क्रिएटिंग? हालत ये इस वक्त मेरे पीएचडी के स्टूडेंट्स रियल एस्टेट में ब्रोकरेज कर रहे हैं, वो तो अब मार्केट को अपॉर्चुनिटी भी तो थ्रो अप करनी है ना, कैसे करेंगे? सर उसमें मैं ये लास्ट वाले जवाब को थोड़ा सा वो कर लूँ कि ये देखिए ये हाल है हमारी हुकूमत के स्ट्रक्चर का। तो वो जो जवाब दे रहा था कि आप बिल्कुल साइज को छोटा करना है और आप प्राइवेट सॉल्यूशंस कर सकते हैं इसके, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें, इतनी बड़ी बड़ी वजारतें नहीं चल रही। वो लोग जब प्राइवेट सेक्टर में आएंगे तो दे विल आल्सो बिकम इंजन ऑफ ग्रोथ।
जो काबिल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनको आपने फजूल रखा हुआ है और जिसका कोई काम नहीं, कुछ काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो कुछ ना कुछ करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। अब आगे निकलते हैं। एनएफसी अवार्ड आपने कम करना है, सूबों को बोले आप अपने पैसे जमा करें, आप अपने टैक्स लगाएं। नहीं, पर एनएफसी के साथ पीएफसी नहीं होना चाहिए? सर देखें ना, यही तो चीज है कि हर सूबा जो है वो समझता है कि एनएफसी तो मतलब मुल्क की सबसे ज्यादा जरूरत है। उनसे पूछे पीएफसी, बोलते हैं वो पीएफसी की बात नहीं, वो देखिए, अगले 57% आपने उनको दे दिया, मान लिया, ठीक है। अब 57% जब दे दिया तो एक रेशियो फिक्स होना चाहिए। उन्होंने कितना पीएफसी को देना है? वो सर भी तो दे ना, 80% या 70%। 70% 80% उनको देना चाहिए। तो इसको अब वफाक कर सकता है। एक रीजन ये है कि देखिए ये कोई सूबा नहीं करेगा। पंजाब के अंदर क्योंकि मुस्लिम लीग नून की मिसाल के तौर पर सेंट्रल पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी थी, वो वहां जीतते थे, उनकी साउथ में या नॉर्थ में नहीं थी। लेकिन अगर वो पंजाब को 2-3 सूबों में हो जाता या हो जाता, लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव हो जाती, तो उधर तो नीम के बंदे नहीं जीतते। तो उन्होंने कहा यार एक पंजाब को एकदम एक साथ रखो और कोई लोकल गवर्नमेंट ना करो, ताकि हम इसको पूरा पंजाब को कंट्रोल कर सकें। इसी तरह जो है वो भुट्टो फैमिली है सिंध में, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एक वो इमरान खान की कोई डायनेस्टी शायद निकल रही होगी या निकलेगी उधर, या उसकी कोई पार्टी की तरफ से वो केपी में। लेकिन आप देखें कि ना पीटीआई ने, ना पीपल्स पार्टी ने और ना मुस्लिम लीग ने, किसी ने भी कोई डेवोल्यूशन की तरफ नहीं गए, कोई चीज डिवॉल्व नहीं करी, कहीं पर एम्पावर्ड मेयर्स नहीं आए। तो इधर ना हम सूबे बना रहे हैं, which is the worst outcome really, but it's still better than the current, but worst possible outcome. But the best outcome would be कि यार reform the NFC and give money directly to the localities and empowered constitutionally कर दें आप। चार चीजें आपने सूबों को जो मेन दी हुई है, पुलिसिंग पुलिस सूबे फेल हो गए, एजुकेशन सूबे फेल हो गए, हेल्थ सूबे फेल हो गए, सिविक कम्युनिटीज सूबे फेल हो गए। सूबों को एयरलाइन बनाने का शौक आ गया। बैंक्स और एयरलाइन। क्राइस्ट। अब क्या बोले आदमी, चले। सो ये एक रिफॉर्म करना है। उसके बाद सब देखें मेरी बात, 61% टैक्स आप इस मुल्क में लगा रहे हैं ना, तो जो दे रहा है वो भाग जाएगा। 100%। ठीक है। आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ रिच पीपल फ्रॉम कराची एंड लाहौर हु हैव सेंट वन फैमिली मेंबर टू दुबई। सीरियसली, आई मीन यू नो, मतलब नो, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड इट इज क्रेजी। तो मतलब मतलब ये कर रहे हैं। उसके बाद ये आपने चेंज करनी, हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा करना है। आपने एनएफसी अवार्ड को चेंज करना है, पीएफसी से लिंक करना है, एनएफसी को कम करना है, सबको बोलना है अपना अपना पैसा जमा करना चाहिए। यू नेवर डिवॉल्व अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ये अमेरिका के अंदर भी जो सूबों को पैसे देते हैं ना, तो ये वो होती है कंडीशनल ग्रांट्स होती है। And most of the money in a state is actually raised by the state. ये तो हमने कोई नॉवल तरीका निकाला। उसके बाद सर देखें पाकिस्तान, and this is I'm using this as a structural problem, कि बहुत ज्यादा structurally intolerant country हो गई है, and the government gets bullied by a lot of intolerant people, whether they are religious fanatics and whatnot. उसके बाद आपकी ग्रोथ की एक कम होने की वजह, जो बड़ी वजह ये है, 1990 से हमारा जो डाइवर्जेंस हुआ है बिटवीन ग्रोथ बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, यहाँ पे ये जो है टेररिज्म हो गया। इसको आपने विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी पॉलिसी मिस्टेक्स, एंड लॉर्ड नोज वी हैव मेड अ लॉट ऑफ पॉलिसी मिस्टेक्स, विदाउट एनी पॉलिसी मिस्टेक्स एंड कंफ्यूजन, यकसुई के साथ आपने इसको खत्म करना। और लोकल एम्पावरमेंट से ये भी खत्म होता है। मैं एक और चीज बताऊं, आपने स्ट्रक्चरली ये कर देना है कि आपने कहना है कि 1% ऑफ जीडीपी शुड बी मनी ट्रांसफर्स टू द वेरी पुअर डन बाय द प्रोविंसेस, बट दैट all ADBs and PSDPs combined can never be more than 0.25% of the GDP. ADB के अंदर और PSDP में जितनी करप्शन है, ये आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं कि पीएसडीपी इस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि वफाक करता है, जिसमें नालियां गटरें बनाता है, छोटी छोटी चीजें वफाक कर रहा होता है सूबों के अंदर जिसकी कोई जरूरत नहीं। और एडीबीज बोलते हैं एनुअल डेवलपमेंट प्लान, जो कि सूबे कर रहे होते हैं। और इसके अंदर 20 से लेकर सूबों का मैं आपको कम से कम बता सकता हूँ कि 20 से लेकर 80% तक चोरी होती है। ये आप भी प्लानिंग वजारत में काम कर चुके हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े अमीर कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, अगर आपको याद है कि बहुत अमीर कॉन्ट्रैक्टर
सेनेट की टिकट, पीटीआई की कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये जो अमीर कॉन्ट्रैक्टर फिर सेनेट में भी आ जाते हैं, ये कहाँ से अमीर इतने बनते हैं? ये हुकूमत के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और इनमें से बिल्कुल सही। कई जो है उनको बेचारों को 20% देना पड़ता है, एमएनए एमपी हजरात को, दीगर लोगों को। ये एक करप्शन का एक खला बाब है। मैं एक, और ये छोटा नहीं है सर, पिछले साल बलूचिस्तान में आपने 230, पिछले साल के 230 अरब रुपया आपने एडीबी में रखा, एनुअल डेवलपमेंट प्लान। अगर वो आप नहीं देते ना सर, क्या आप जीरो कर देते, और 10 अरब रुपया उसमें और मिला देते, तो 240 अरब रुपया हो गया। 240 अरब रुपए का मतलब है कि बलूचिस्तान हुकूमत 50% बलोची फैमिलीज को, 50% बलोचिस्तानी फैमिलीज को, बलोच एंड पश्तून, 50% पुअरेस्ट फैमिलीज को 20,000 रुपए महीना दे सकते। आप 20,000 रुपए महीना अगर बलोच फैमिली को देखिए, दूर दूर इलाकों में रहते हैं, छोटे छोटे हैमलेट्स में रहते हैं ना, सारी सियासत चेंज हो जाएगी, ये बीएल शीएल सब खत्म हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी बहुत। कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाएगी, एजुकेशन की डिमांड बढ़ जाएगी, स्कूलिंग बेहतर हो जाएगी, हेल्थ आउटकम बेहतर हो जाएंगे, लोगों की जेब में पैसे दे दो यार, तुम ना उनको बताओ कि क्या करना चाहिए, कि तुम राशन भी ना दो, और तुम मतलब ठीक है आपको चाहिए तो अपनी नोट पे कायदे आजम की जगह अपनी फोटो लगा दें, लेकिन डायरेक्ट पैसे दे देंगे। हाँ बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है, सही। और आप ये पीएचडीबी का खर्चा बचा दें, 3-4 अरब रुपया तो आपने ये बचा लिया। लेकिन आपने कभी, अभी देखें ये जो फ्लड आया तो बोले थे हम एक मिनी बजट लेके आएंगे, पहले मैंने सुना कि 50 या 100 अरब रुपए जमा करने, 50 अरब रुपए इज 0.26% ऑफ द फेडरल बजट यार, ये और उससे भी कम है ऑफ द टोटल बजट। यार इतना खर्चा नहीं बचा सकते हो, लेकिन it is what it is. So there are structural changes we can do. And then the question that you asked after that, if you have 2-3, not even 3, 2%, 1% growth, आपके जब प्लानिंग कमीशन में आप लोग थे तो आपने हिसाब किया था 2010-11 में 10 में कि 6% ग्रोथ चाहिए लेबर फोर्स में नए एंट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। एम आई राइट? उस वक्त मतलब 20 लाख बच्चा आता था लेबर फोर्स, आज 35 लाख बच्चा लेबर फोर्स में आ रहा है। आज आपको शायद प्रॉब्ली 7-7.5%, अभी तो 7-7.5 कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 7-7, आप 7.5% ग्रोथ नहीं लेके आएंगे तो ये फिर फिर ये लड़के यही करेंगे, सब्जियां बेचेंगे बेचारे ग्रेजुएट हमारे की। उसमें सर फिर एक और कसूर भी है, हमारे एक तालीम के शोबे से मुंसलिक जनरल जिया साहब के साथ भी थे, फिर इमरान खान साहब के भी साथ थे, एक साहब थे, अब भी शायद लिखते हैं अखबार में, उन्होंने इतनी गंद मचाई है ईमान से, तालीम के शोबे को खत्म कर दिया, मतलब पीएचडी की नौकरियां दे दी, खुद भी पता नहीं क्या अपने घर के नीचे प्रेसेस बनाए, मगर कोई काम सही नहीं किया। तो हमारे पीएचडी भी सर क्वालिटी वाले तो होने चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स का एक लड़का पीएचडी है तो फिर क्यूजेई के अंदर पब्लिश तो करे ना, जेपी में पब्लिश तो करे ना, चलो इकोनोमेट्रिका में ना करे, ठीक है, मतलब कोई मतलब कहीं पब्लिकेशन तो हो, एक्सेप्ट मतलब खाली खाली मतलब पाइप के रिसाले में छाप रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, सच्ची बात बता। और इकोनॉमिक्स पढ़ाने में तो कोई पैसे नहीं लगते, कोई आपको हैवी इक्विपमेंट तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मैथ आनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आपके पास तो क्वालिटी नहीं है, आपके तो कोई कोई कहीं कोई वही नहीं। सो आप पीएचडी दिए इकोनॉमिक्स में, आप मतलब जब रशिया के पास पैसे नहीं होते थे सोवियत यूनियन के जमाने में, तो भी उनके पास बेस्ट मैथमेटिशियंस और बेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते थे, क्योंकि उसमें तो कोई लैब इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है, ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, लेकिन ये चीज भी हम नहीं करते। पर देखिए ये जो है, दो चीजें, मुझे जिस मैं मिनिस्टर से बात करता हूं वो एक चीज मुझे कहता है कि फॉर एग्जांपल अगले दिन 2-3 मिनिस्टरों ने बुलाया हुआ था, तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा जी ये करते हैं, तो यार ये पॉलिटिकली बहुत कॉस्टली है। मैंने कहा जी ये करते हैं, यार ये नहीं हो सकता। तो फिर मैंने एंड में आके कहा, फिर आपको पता मैं बुरा बन जाता हूँ, मैंने एंड में कहा यार अगर बड़ी कुर्सी लेनी है और बड़ा प्रोटोकॉल लेना है तो कोई बड़ी डिसीजन भी ले लो। अगर सिर्फ यही है कि मैंने प्रोटोकॉल लेना है, डिसीजन कोई नहीं लेनी, ये भी तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रीत बन गई ना। फिर कहते हैं यार इस तरह करो कि ये करने के बजाय आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में चल जाते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी डिसीजन, इससे पहले एक चीज, हाँ सॉरी एक चीज पहले इस पे ले लें, एनर्जी। मिस्टर साहब एनर्जी का जो प्रॉब्लम है वो 40 से 50 साल पुराना है। 1984 या 94 से शुरू दिनों में मंगला तरबिल आया, हम बड़े खुश खुश बैठे रहे क्योंकि चीप इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी
और उसके बाद हम खराब हो गए, जबकि हमें पता चला कि यार इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी महंगी होती है। उसके बाद से अब 50 साल हो गए, हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सके। आपने देखा अभी सर्कुलर डेट पे हमने एक ऑपरेशन किया है, वो भी क्या किया हमने, एक और लोन ले लिया और तो कुछ नहीं किया, हमने उसको सॉल्व नहीं किया। वो उसका स्टॉक हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया, फ्लो वैसे की वैसे चल रही है। आप अब रिड्यूस मुझे कर। बताइए, मैंने एक नई किताब अभी देखी है, चीन की पे निकली है, आपने भी देखी होगी, ब्रेकनेक। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है और जो हमारे पे भी बैठती है। वो कहता है कि चीन जो है वो इंजीनियर्स चलाते हैं, अमेरिका जो है लॉयर चलाते हैं, इसलिए चीन तरक्की कर रहा है। नंबर 2, वो बात कहता है कि चीन ने डिसाइड कर लिया था बहुत पहले कि हमने एक तो भरपूर और बड़ी अच्छी एनर्जी सस्ती देनी है। और डेवलपमेंट, एक और बंदा है वसलाव क्या कहते हैं, स्मील, आपने उसकी किताब पढ़ी, वो कहते हैं एनर्जी, एनर्जी इज डेवलपमेंट। ह्यूमन तरक्की, आप और मैं एनर्जी के एक किस्म के बशिंदे हैं। वी हैव टू हैव एनर्जी टू डेवलप। मैं अभी कमरे में बैठा हूँ बत्ती जला के, तो अगर हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता, क्या हम तरक्की कर सकते हैं? क्या आप एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? कोई सोल्यूशन है इसकी या नहीं? एज आई एम डूइंग दिस इंटरव्यू, सॉरी नदीम भाई, आई एम टेकिंग लिबर्टी, मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना हम्म, और हम्म, उसके बाद फिर मैं आपको बता। हम्म, हम्म, हुकूमत पाकिस्तान ने पता नहीं अपनी दानिश में ये सोचा कि हम इंडस्ट्री को या आईएमएफ ने भी इनको सोचवाया कि हम इंडस्ट्री को, कैप्टिव इंडस्ट्री को मोस्टली इनसे सस्ती गैस देते हैं, रिलेटिवली स्पीकिंग। राइट। उनसे अभी भी हम उनसे भी इतनी महंगी थी कि उनसे पैसे जो बच रहे थे वो हम गरीब लोगों को सस्ती करने में दे रहे थे, लेकिन उनको हम रिलेटिवली सस्ती दे रहे हैं कैप्टिव और कैप्टिव पावर में। तो उनकी गैस महंगी कर दो तो वो बिजली पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बिजली एक्सेस है। मैंने हुकूमत के कुछ लोगों को जो कभी कभार मुझसे बात करते हैं, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि देखो कोई भी बिजली पे अब नहीं आएगा, वो आपके कैप्टिव गैस आप जब महंगी कर देंगे, कैप्टिव पावर की गैस, तो वो सोलर पे चले जाएंगे, विंड पावर पे चले जाएंगे, बायोमास पे चले जाएंगे, जो पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी जा चुके हैं बायोमास और सोलर पे, विंड पे तो नहीं गए। और उनके पास अब ऑल्टरनेट्स आ गए हैं बिटवीन द न्यू ग्रिड पावर एंड दिस थिंग। खैर वो नहीं माने, आईएमएफ भी नहीं माना, उधर चले गए। और खैर मतलब ये हुआ है कि गैस एक्स्ट्रा हो गई है, बिजली बिक नहीं रही है, ठीक है। और आज से 8 महीने 9 महीने हमने भी इस पे रिसर्च करके उनको बताया था, पर वोल्टे उधर ही दूसरी तरफ ही गए। हाँ जी। 8 9 महीने पहले हम्म, हुकूमत पाकिस्तान सोकार से, जो कि एक अजीब सी कंपनी है अजरबैजान की, उनसे इन्होंने एक ऑप्शन लिया था एलएनजी खरीदने। राइट। 1 महीने पहले हुकूमत ने अपना एक वफ्द भेजा कतर से कि भाई जो हमने तुमसे 9 कंटेनर ले रहे हैं हमसे पूरे नहीं हो रहे, तो अब तुम कम करो। तो 6 महीने में हमारी ये प्लानिंग थी कि हमको यही समझ में नहीं आई 6 महीने के अंदर अंदर कि हमको एलएनजी की शॉर्टेज है, एलएनजी की एलएनजी ज्यादा हो एक्सेस है। गया। सो अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा कि मेरी कुछ कंपनियां हैं बलूचिस्तान में, हब के अंदर। तो वहां पे हमने सोचा कि हम एक विंड टरबाइन लगा, और उतनी हवा नहीं आती है जितनी कि जंपीर में आती है सिंध में या उस एरिया में, लेकिन फिर भी रीजनेबल हवा है। तो वहां पे भी आप लगाएं तो 40 की जगह 30% पे चलता है, फिर भी आपको बिजली 14 रुपए की पड़ रही है, ठीक। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये नहीं पता होता कि कब बिजली होगी कब नहीं होगी। तो हमको एक टरबाइन लगाना था। तो हमारे जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग ने और जो कंसल्टेंट था और जो जो बेचने वाले थे, उन्होंने मिलकर स्टडी करी और एक दिन प्रेजेंटेशन करी। तो मैं भी उस कमरे में बैठा था। मैं जनरली एक बिजनेस में काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उस दिन बैठा हुआ था क्योंकि बिजली का था और मैं समझता हूँ कि मुझे बिजली से। सर उन्होंने 3 साल की 1 1 घंटे की हवा ली थी। 3 साल का हमारा 1 1 घंटे का बिजली का हिसाब लिया था कि हर घंटे पे आप कितनी बिजली लेते थे, हर घंटे में विंड कितनी थी, उससे एक्सपेक्टेड बिजली कितनी है, अब सोलर कितनी बन रही है हर घंटे में, आपको एडिशनल गैस कितनी लेनी पड़ेगी, ये ग्रिड से, मतलब इन्होंने कमाल कर दिया था। ये मैंने जब देखा तो मुझे याद आया कि मैं 6 6 हजार मेगावाट की हुकूमत की प्रेजेंटेशन में बैठा हूं और कभी ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन नहीं की। फर्क क्या है? फर्क ये नहीं कि हमारी कंपनी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से होशियार है, ऑब्वियसली नॉट। इट इज आवर ओन मनी। जब आपका अपना पैसा होता है ना तो आपके दिल में दर्द होता है। तो आप 1 घंटे का हिसाब करते हैं कि यार जून के अंदर तो हवा आएगी तो बिजली ज्यादा नहीं हो जाएगी, दिसंबर में हवा नहीं आएगी तो मैं फैक्ट्री कैसे चलाऊंगा। जब आपको दूसरों के पैसे होते हैं ना तो आप बोलते हैं यार मुझे इलेक्शन जीतना है, यार इधर लगा देते हैं, साहिवाल में कोल का प्लांट लगा देते हैं,
ताकि मेरी वाह वाह हो जाए। क्या फर्क पड़ता है साहिवाल के अंदर अगर फार्मलैंड में हमने कोल लगाना है, ठीक है, और हमने कराची से साहिवाल तक कोल लेके जाना है जिसका बिल्कुल। 4 रुपए पर किलोवाट खर्चा आ जाएगा, हम्म, हम नहीं हम्म, सोचते। ठीक है, हम्म, कायदे आजम सोलर लगा देते हैं जब आपको पता है कि सोलर की कीमत कम होने वाली है, फिर भी आप बोलते नहीं नहीं मेरी वाह वाह हो जाएगी। हम्म, अपनी जय जयकार के लिए आदमी क्या नहीं करता है। हम्म, हम्म, तो बिजली के अंदर जो मसला है ना सर, कि ये प्राइवेट सेक्टर का मसला है, ये प्राइवेट सेक्टर के फैसले होने चाहिए। अब आपके जैसे इकोनॉमिस्ट है ना, वो मुझे कहते हैं कि मिफ्ता ये तो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, ये तो डिक्रीसिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, इसको हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे दे सकते हैं, वो मोनोपोली क्रिएट कर देंगे। तो हम्म, मैं आपसे दो गुजारिशात करता हूँ कि एक तो ये है कि ये जो अभी बढ़ा हुआ है ये मोनोपोली से बुरी नहीं है, ठीक है, हम्म, ये 100% रेगुलेटरी कैप्चर नहीं है। और दूसरा हम्म, ये कि अब तो ऐसे सोर्सेज आ गए हैं कि मैं अपनी छत पे अगर सोलर लगाऊं तो मुझे 17-18 रुपए की बिजली मिल जाती है। हम्म, तो आपके साथ तो हमने कंपटीशन कर दिया ना, हम्म, हम्म, कंटेस्टेबल मार्केट तो खड़ी कर दी। तो अब हम्म, तो ये मुनाफली रही नहीं। हम्म, 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 जब हर घर वाला अपना सोलर लगा लेता है तो ये कहां से आप अगर थोड़े से स्ट्रक्चरल रूल चेंजेस कर दें कि भाई आप जो है कोई भी बंदा पंखा लगा के किसी को भी बेच सकता है, तो खत्म हो जाएगी मुनाफली। हम्म, हम्म, आधे पाकिस्तान में तो आप पंखे लगा सकते हैं, विंटर वाइन लगा सकते हैं, आप हम्म, छोटे छोटे इजाजत दे दें। आपने इतनी बड़ी बड़ी एरिया मुनाफलीज क्यों क्रिएट की हुई है लेस्को जैसी। हम्म, सो अभी देर आर सॉल्यूशंस टू इट। अब आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक की भी सर्विस जो है वो बाकी उससे अच्छी नहीं होती बहुत, लेकिन थोड़ी सी बेहतर होती है थोड़ी सी बेहतर है। सच। लेकिन के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइजेशन करने से क्या फायदा। ये 2300 अरब रुपया अभी आपने जो मुझ पे और आप पे बोझ पड़ेगा ना हम्म, सर्कुलर डेट का, हम्म, ये इसमें से के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपया कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हम्म, के इलेक्ट्रिक को जो नुकसान होता है वो उसका होता है, हम्म, जो लेस को नुकसान करता है वो पाकिस्तान भर का हो गया। जो हम्म। मैप को नुकसान किया वो हर पाकिस्तानी का हो गया। जो क्वेस्ट को हेस को नुकसान करते हैं वो हमको नेशनलाइज करना पड़ता है। अच्छा, ये बात बताइए कि ये बिजली में जो है दो तीन चीजें। एक तो 27 इदारे हैं बिजली में, अपार्ट फ्रॉम जिसको जिसको छोड़े। इस्लामाबाद में 27 इदारे हैं, पीपीआईबी तो सीपीपीए तो पता नहीं क्या क्या कुछ। अब एक नया बन गया है। एडीबी। ये इदारे जो है, क्या इनको आप कम कर सकते हैं? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतने होने चाहिए? सब देखिए मैं सच बताऊं, मैं तो नहीं हम्म, समझता हूँ कि नेपरा भी होना चाहिए। हम्म, मैं नहीं समझता हूँ कि ओगरा भी होना चाहिए। हम्म, और मेरी तो इसमें मतलब ये मुझे लोग समझाएंगे कि यार तुमको समझ नहीं आती है, रेगुलेटर तो बहुत जरूरी है वगैरह वगैरह। मैं हम्म, आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इफादियत बता दो। हम्म, हम्म, क्या मतलब, या मैं ये भी सर से मैं ऐसा भी नहीं समझता कि नैब होना चाहिए। हम्म, क्या नैब के होने से करप्शन कम हुई है पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं। ठीक है। हम्म, तो हम्म, क्या नेपरा के होने से बिजली के रेट अच्छे हुए। बिल्कुल नहीं। नेपरा इस पाकिस्तान, चलो दुनिया के इस पाकिस्तान सेलिंग चीपर इलेक्ट्रिसिटी देन आर कंपेयरिंग कंट्रीज। मच मोर एक्सपेंसिव। तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नेपरा। हम्म, ठीक है। और हम्म, ये तो नहीं है ना कि नेपरा का एक चेयरमैन जो है, अभी मैं नहीं जानता हूँ कोई चेयरमैन साहब हैं अभी या साहिबा हैं, हम्म, कि हम्म, एक चेयरमैन इनकॉम्पिटेंट है। मतलब सारे तो चेयरमैन इनकॉम्पिटेंट नहीं हो सकते ना, हाँ, पाकिस्तान सारे तो इज नहीं। इनकॉम्पिटेंट। ये इदारा करेक्ट। इदारा जो है ना वो, क्योंकि सारी बिजली की कंपनियां हुकूमत की हैं, हम्म, तो सेक्रेटरी साहब उनको बोलते हैं यार मैं फंस गया हूँ भाई, मुझे इजाजत दे 2 रुपए बढ़ाने की, बोलते बढ़ा लो। हम्म, हम्म, ठीक है। वो प्राइवेट सेक्टर भी होता है तो वो भी कैप्चर कर लेंगे। तो नेपरा नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी ऑफिस में 2 बंदे हों, वो हम्म, पावर्स के अंदर ऑफिस में वो देख लें कि क्या हम्म, होना चाहिए। रियली हम्म, अभी मुझे आज तक मुझे नहीं पता कि नेपरा के होने से कोई फायदा हुआ है, सिमिलरली ओगरा के होने से कोई हम्म, फायदा हुआ है। मुझे नहीं पता कि बिजली पेट्रोल की प्राइस हुकूमत क्यों डिसाइड करती है। हम्म, पेट्रोल की हम्म, प्राइस छोड़ दे यार, लेट पेट्रोल पंप्स compete, पूरी दुनिया में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेट हम्म। रिफाइनरीज compete। आईवीएफएम, मतलब हम ये वो सब। आपको याद है, अमेरिका में हम गाड़ी में जाते देखते सडनली प्राइस चेंज हो गई है पर सब नहीं चेंज हो जाती। और नदीम भाई, मैं तो सच्ची बात है, बीइंग अ मेमन हम्म। और एट दैट पॉइंट स्टूडेंट, मैं तो मतलब थोड़ा सा घूमता था सस्ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक आप है। ढूंढते थे वो पंप जहाँ सस्ती होती है, बिल्कुल। ठीक हम्म, ठीक है। हम्म, तो हम्म, मतलब ये थोड़ा सा ढूंढ लो तो थोड़ी देर में बिल्कुल मिल जाता था आपको पंप, सस्ता हम्म, मिल जाता था। खुद जाके सेल्फ सर्विस में चले जाओ तो आपको बिल्कुल 80 रुपए बिल्कुल। की गैस दी। अच्छा, एक और चीज बताइए। ये जो हमने बिजली के, मुझे तो समझ नहीं आती, जो हमने स्लैब्स फिक्स किए हुए 200 300 400 500, और जो बल्क कंज्यूमर है उसको हम कहते हैं साले तू सबसे ज्यादा पैसे दे जो छोटा कंज्यूमर को, क्या बिजली की एक रेट होनी चाहिए और आप सारे बिल के एक ही रेट दे? 50 रुपया यूनिट है, सारे दें, और वट एवर यू कैन हैव क्वांटिटी डिस्काउंट्स इफ यू लाइक? क्या हमें प्राइसिंग सिस्टम को चेंज करना चाहिए? आके एक प्राइसिंग सिस्टम होना चाहिए। सर नहीं, एक प्राइसिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम्म, प्राइसिंग सिस्टम जरूर चेंज होना चाहिए। हम्म, लेकिन पाकिस्तान का प्राइसिंग सिस्टम वही है जब हम हम्म, 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी और हम्म, 24,000 मेगावाट की डिमांड थी।
तो यू हैड शॉर्टेज, तो यू हैड टू रैशन, ठीक है, तो आप डिफरेंट प्राइसिंग की। अब आपकी प्राइस, अब आपके पास 35,000 मेगावाट है या 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन 30-35,000 की कैपेसिटी है आपकी, और इससे ज्यादा डिमांड नहीं है आपकी, ठीक है। सब आए एक आध महीने, जून मई जून के अंदर गर्मी में थोड़ी डिमांड ज्यादा हो जाती है, बाकी और ठीक है, लेकिन आपकी प्राइसिंग का स्ट्रक्चर वही है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, एक तो ये मैं आपको एक और अगेन, कि पाकिस्तान में तकरीबन 70% बिजली उन लोगों को बेची जाती है जिनके पास 200 यूनिट या उससे कम का मीटर लगा है, और ये बहुत गरीब मुल्क है। मैं और आप जो है ना सर, आर डिफरेंट, यू नो, ठीक ठीक इकोनॉमिक, ठीक है, ठीक whatever। ठीक। तो मेरे ख्याल से 45 या 50 लाख घर ऐसे हैं, सिर्फ ये कनेक्शन ऐसे हैं जिधर एसी लग सकते हैं, तो वो गरीब मुल्क है, ठीक है। सही बात। अब उसके अंदर सर ये होता था कि हम ये 100 यूनिट जो है ना पहले बेचते हैं, के बाद उसको वो 10-8-9 रुपए की देते हैं, फिर अगला 200, अगला 100 यूनिट है, अगर वो 101 हो जाता है तो उसको 100 का भूल जाता है, फिर उसको 12 रुपए देने पड़ते हैं, पहले 100 पे 8, अगले 100 पे शायद 12 देने पड़ते हैं। अगर 103 यूनिट लेता है तो उसको सारे 103 12 पे मिलते हैं। अच्छा, अब होता ही है कि गरीब लोग जो है ना वो बेचारे, मतलब 8 घंटे 10 घंटे फ्रिज फ्रिज चलाते हैं और 12 घंटे बंद कर देते हैं, एक 200 यूनिट के ऊपर ना चले जाए। घर में इस्त्री नहीं करते, बाहर से करवा लेते हैं जब कभी जरूरी काम हो तो इस्त्री करने का, कि 200 यूनिट के ऊपर ना चले जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक दिन ये टीवी के शो पे बोला तो वो एंकर को तो समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो लड़का मुझे छोड़ने जा रहा था बोलता है, मुस्तफा भाई हम सब ये बात कर रहे थे कि हमारे सबके घर में ये हालत है कि सबको 200 यूनिट के अंदर रहना है। अब जब आपके पास बिजली की कमी है तो 200 यूनिट के अंदर किसी को क्यों रखा हुआ है, ठीक है। अब पहला स्लैब 200 यूनिट का होना चाहिए, इन सिर्फ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेलिंग। अगले 200 यूनिट वाले से, अगले 100-200 यूनिट वाले से आप आपकी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट ले लें। उसके बाद 300 के ऊपर जो है ना फिर आप डाल दें उसके अंदर आपकी कैपेसिटी कॉस्ट एंड ऑल, ठीक। हाँ, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत को गरीब लोगों को सस्ती बिजली देनी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो किससे ले रही है पैसे? खुद नहीं ले रही हुकूमत, सब्सिडाइज कर रही है हुकूमत जो है ना वो, और वो किससे क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है? जिसकी 3 लाख रुपए इनकम है उससे आप क्रॉप सब्सिडाइज करा रहे हैं, तो उसके पास बेचारे को तो वैसा ही आपने मार डाला है, इनकम टैक्स आपने इतना ज्यादा रखा हुआ है, फिर आप उसको बोलते हैं अच्छा तुम क्रॉस सब्सिडाइज करो। जो आपके जैसे साहिब सरबत लोग होते हैं वो तो, उन्होंने तो सोलर लगा लिया, उन्होंने कहा दफा करो। जिसको आप 50 रुपए की बिजली बेच रहे थे उसने कहा मैं सोलर लगा रहा हूँ, इसका अपना मकान है कराची के डिफेंस, क्लिफ्टन, केडीए वगैरह के अंदर, या लाहौर में गुलबर्ग या कैंट या मॉडल टाउन के अंदर, या F7 F8 वगैरह के अंदर, यहाँ पे वो तो हर मकान पे अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है सोलर। तो वो तो जिसको आप 50 रुपए की बिजली बोल रहे थे उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ ग्रिड से, ठीक है, मुझे तो 50 की कैसे बिजली बेच रही हो भाई। और अगर आपकी बिजली इतनी महंगी है कि आपकी पूरी, सर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, you cannot compete with individual home. तो why are you selling बिजली for 50 रुपए जब 20 रुपए की एक आदमी अपने घर में बैठ के बना सकता है? अच्छा, मैं एक और तरफ अब आपको ले जाऊं क्विकली, कि मैं देखता हूं, और आपने भी मेरा कभी कभी ये टीवी पे कहा है, कि क्या हम सोशलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? डीसी साहब प्राइसेस फिक्स करते हैं, हमारे वजीर आजम वजीर आला उनको उंगली उठा के कहते हैं कैबिनेट रूम में या कहीं के, भाई उठो जाओ प्राइस चेक करके आओ, बड़ी क्यों है। एक तो ये, दूसरी तरफ हम एनर्जी की प्राइस फिक्स करते हैं, पेट्रोल की प्राइस फिक्स करते हैं, हम ये प्राइसेस फिक्स करते हैं। तीसरी तरफ हम ये भी करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट पे हमने कतगरें लगाई हुई हैं, परमिशन का निज़ाम है, ये है वो है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। तीसरी तरफ ये कि हमारे पास मार्केट्स भी कोई नहीं है। देखिए बिजली की मार्केट हम बनने नहीं देते, बाकी मार्केट एग्रीकल्चरल मार्केट्स भी हमारे पास नहीं है एक किस्म की, पर वो भी वहाँ भी मार्केट कमेटी बैठी हुई है, इसके अंदर डीसी होता है। एक और भी चीज़ है, हमारे पास प्रॉपर्टी टाइटल्स भी नहीं है। प्रॉपर्टी टाइटल्स तो बरतानिया की सरकार ने आते साथ शुरू किए थे और हमने अभी तक उनको वही रखे हुए हैं, उनको हमने चेंज नहीं किया, ना हमने उनको ठीक किया। हमारे कोर्ट केसेस जो हैं 70-80% प्रॉपर्टी के ऊपर होते हैं।
तो क्या ये चेंजेस को कुछ तरजीह देनी चाहिए कि नहीं? डू वी नीड टू, अच्छा हाँ, हमारी स्टॉक मार्केट भी बहुत छोटी है, आप तो जानते हैं मेरे से बेहतर, स्टॉक मार्केट हमारी 8% जीडीपी है। कैन वी बी अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट अ लार्ज स्टॉक मार्केट, विदाउट लेटिंग प्राइसेस go, विदाउट लेटिंग एंटरप्राइज हैपन, विदाउट लेटिंग पीपल engage in deep entrepreneurship? सर देखें, ये कहना है कि पाकिस्तान सोशलिस्ट इकोनॉमी है एकदम गलत है। ये कहना है कि पाकिस्तान कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये भी गलत है। पाकिस्तान कुछ कुछ एरियाज में सोशलिस्ट इकोनॉमी है। हम जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए सोशलिस्ट, वी आर प्रोड्यूसर सोशलिज्म है, कंज्यूमर सोशलिज्म नहीं। ये अंग्रेजी ब्रिटेन में ये लोग कहते थे कि एक मतलब आपने हुकूमत का अफसर रख लिया, इसको जिंदगी पर आपने देना है पैसे। आज तक आप स्टील मिल जो 5-6 साल से 7 साल से बंद है, उसका आज तक आप सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर सोशलिज्म तो हुई ना। तो जो मराठी आफ्तर तबके होते हैं उनके लिए आप सोशलिस्ट हैं। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूं। लेकिन जो गरीब तबका है उसके लिए आप कट थ्रोट कैपिटलिस्ट हैं, कि जो ठेले वाला आम बेच रहा है या अमरूद बेच रहा है, उसको न सिर्फ कि वो बेचारा मतलब ही हैज टू गो हाउस टू हाउस, लेकिन उसको भत्ते भी देने पड़ते हैं पुलिस वाले को, एक अमरूद उसको भी देना पड़ता है। मतलब उधर तो कोई सोशलिज्म नहीं है, उधर कैपिटलिज्म डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है। लेकिन अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं प्राइस सेटिंग की, कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने गंभीर और समझदार और आवाम दोस्त फैसले से चीनी की 5 लाख टन की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी बिफोर शुगर केम, ठीक। पहले 2.5 लाख टन दे चुके थे, 1 लाख टन पहले दी, फिर 1.5 लाख टन दी, और फिर 5 लाख टन दी। और ये मैं जानता हूं तारीख, क्योंकि 5-10 साल मैं भी हुकूमत से मुंसलिक रहा हूं, कि और ये चीजें पढ़ता रहता हूं कि कभी 1-2 लाख से ज्यादा एक साथ इजाजत नहीं मिलती थी। और दिसंबर में इजाजत देने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अभी तो नया स्टॉक आ जाए तो पता चल जाएगी एग्जैक्टली कि कितना आ रहा है। और ये चीज तो हम सब समझते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री की रिपोर्ट होती है वो थोड़ी शुगर इंडस्ट्री के मालिकान ने बनाई होती है, खुदा ना खास्ता वो गलत बयान नहीं करते, लेकिन बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हो जाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम दोस्ती के तहत के जज्बे से सरशार होकर, अवाम की मोहब्बत में और चीजों को कमी सस्ता करने के जज्बे से सरशार होकर इन्होंने इजाजत दे दी 5 लाख टन की। वो 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो गई। बदत से चीनी महंगी होती रही, जबकि इन्होंने कहा था कि 140 के ऊपर हो जाएगी तो हम उसको रुकवा देंगे, लेकिन वो शायद भूल गए होंगे क्योंकि बहुत सारे काम और आ जाती है। तो चीनी हो गई सर 180-190 रुपए। हुकूमत ने कहा 165 से महंगी नहीं हो सकती। 165 का मतलब है कि 140 रुपए एक्समिल प्राइस और 25 रुपए सेल टैक्स। हम सेल टैक्स तो कम नहीं करेंगे, तो हमने कहा 125 रुपए सेल, तो 165 से महंगी नहीं होनी चाहिए हुकूमत, मगर वो हो गई 190-95 की। तो अब दुकान वाले को अगर 180-90 की मिल रही है तो दुकान वाला कितना बेचेगा? 195 की, 190 की बेचेगा, 5 रुपए वो भी रखेगा। तो पंजाब में माशाल्लाह आपने एक नई पुलिस बना ली है, जिसके अंदर वो जाके प्राइस चेक करती है। पूरी पुलिस फोर्स बना दी है आपने प्राइस चेक करने की, क्योंकि वहां पे मतलब हमको लग रहा था कि और ये एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, आखिरी मेरा ख्याल सोवियत यूनियन में हुआ था, और मेरा ख्याल ये खबर नहीं पहुंची कि सोवियत यूनियन प्राइस फिक्सिंग की वजह से मर गई। अब ये सर चल नहीं नहीं अभी तो अच्छा। और इस्लामाबाद के अंदर भी जाहिर है कि हम गुड गवर्नेंस करते हैं कि भाई दारुल खिलाफे में चीनी कैसे महंगी हो सकती है? अगर हुकूमत वक्त ये कह रही है कि 165 की बिकनी चाहिए, तो क्यों 170 के ऊपर बेच रहा है कोई रिटेलर? रिटेलर को बेचारे को 190 की 95 की मिलती थी। तो आपने जाके वो पुलिस भेजी, पुलिस ने वो रिटेलरों के चालान करने शुरू कर दिए। एसी ने यहाँ पे उनको प्रेशर करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने चीनी लाने छोड़ कि यार 5 रुपए किलो पे कमा रहे, तो दफा करो, ठीक है। अब चीनी जो है वो पंजाब में और इस्लामाबाद में कई जगहों पे नायाब हो गई, तो अब वो 210 रुपए की हो गई, सिर्फ इस पुलिस की वजह से। मैं आपको सर यकीन से बता रहा हूं कि जब ये वेजिटेबल मार्केट्स होती है ना, ये बाजारें लगती हैं जो सर, उसमें जब ये जब प्राइस चेकिंग के लिए जाते हैं ना छोटे अफसर वगैरह और दूसरे, तो वो भी पैसे लेके आते हैं दुकान। बिल्कुल। और अगर आप उनको ना बेचे ना सर, उनको ना भेजे ना उधर, तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो कोई दुनिया की अकल होनी चाहिए कि 3 लोग भिंडी बेच रहे हैं सेम चीज की सेम मार्केट में, तो कंपटीशन आपको प्राइस नीचे नहीं ले आएगी। मतलब ये अब लेकिन अब
सो ये सर, ये जो पुलिस प्राइस की बनाते हैं और ये जो डीसी साहब को आप इंचार्ज लगाते हैं कि आप कीमतें रोकें, ये पता नहीं, ये समझते हैं कि लोग पागल हैं, ऑप्टिक्स अच्छे लगते हैं या पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फिर आपने एक नई पुलिस बना ली, वो आपको मतलब ये बेवकूफियां हैं। मतलब मुझे याद है कुछ बहुत अरसे पहले मैं पढ़ रहा था कि कोयटा के अंदर एक एसी ने या डीसी ने, क्योंकि गोश्त महंगा हो गया, उसने कहा अच्छा दुकानों को बोला कल से तुम लोग कढ़ाई गोश्त नहीं बेच सकते। यार वो दुकान वाले जो 50 कोयटा में जो रेस्टोरेंट्स होंगे, ढाबे होंगे, वो क्या करेंगे अगर कल से कढ़ाई गोश्त नहीं बेचेंगे तो? अब चीनी के अंदर मैं आपको ये कहना हूँ कि चीनी जो खुदा ना खास्ता, ये जो नाकिदीन है, इनका ये ख्याल है कि चीनी तो हुकूमत ने जानबूझ के महंगी करवाई है, और नाकिदीन का ये ख्याल है कि ये सोची समझी पॉलिसी थी और हुकूमत की पॉलिसी के तहत महंगी हुई है। नाकिदीन का ये भी ख्याल है कि आपने शॉर्टेज कराई तभी तो महंगी हुई, कि यू टेक सम, ये डिमांड तो वही थी चीनी की, जब आपने सप्लाई कर तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, आप पाइप में क्यों पढ़ा चुके हैं तो आपके स्टूडेंट सुन रहे हैं, जब आपने सप्लाई कर को शिफ्ट कर दिया तो हमको अल्फ्रेड मार्शल के जमाने से पता है बाय कि डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, या ठीक, तो प्राइस बढ़ गई। इसमें उस दुकानदार का जो पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बेच रहा है, उसका क्या कसूर है बेचारे का? तो प्राइस तो आपने खुद बढ़ाई। ये नाकिदीन का ख्याल है, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कहता। मैं तो, जाहिर है कि हुकूमत ने कहा होगा तो, नो, गरीब परवर हुकूमत है ये। निफ्ता साहब, बहुत सारी आपसे बातें करी, इंशाल्लाह फिर आपसे करेंगे, बट एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता जाऊं। जब आप हुकूमत में थे, क्या आपने देखा है हुकूमत के इदारे, इस पे आपसे एक सेपरेट प्रोग्राम करने हैं कभी इस वक्त, हुकूमत के जो इदारे हैं, एक है इदारा अजीब किस्म का, उसका नाम है ईसीसी, जिसका आम जबान में मतलब है एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस कमेटी। एग्जेम्पशन एंड कंसेशन, ये ईसीसी और जो कैबिनेट है, आप इसमें बैठते रहे दोनों में, हम इसी कभी, चीज को मैं केयर करता हूँ। हाँ ईसीसी आप चेयर करते रहे, बिल्कुल सही, सॉरी। तो मुझे ये बात बताइए कि इन दोनों इदारों में कभी ऐसी बातें होती हैं, कभी समझते हैं लोग, या सिर्फ ट्रांजैक्शंस की बातें होती है? मुझे डर लगता है कि हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस की बातें करते हैं, हम ये बातें भूल जाते हैं करनी। और क्या हमारे आम पॉलिटिशियंस को इन बातों की समझ है या नहीं है? देखिए सर, आपके कुछ 6-7 वज़रा होते हैं जो कि ईसीसी के मेंबर्स होते हैं। प्लानिंग वजीर होते थे पहले जमाने में, एनर्जी के वजीर होते थे। उन लोगों को तो जाहिर है कि अपने इश्यूज को काफी पता है, पढ़े लिखे लोग हैं। और हर वजारत में, हर हर हुकूमत में तकरीबन ये 2-4 लोग जो चीदा चीदा वजूर होते हैं, बिजली का, गैस का, प्लानिंग का, इकोनॉमिक्स का, ये 4-5 वजीर तो इनके पढ़े लिखे हर 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 हुकूमत में होते हैं। बाकी सब अल्लाह की तवक्कल चल रहा होता है। और जो सेक्रेटरी साहबान होते हैं वो तो जाहिर है कि उनको भी काम आ रहा होता है, फिर वो अपने साथ एक एडिशनल सेक्रेटरी भी ले आते हैं अगर सेक्रेटरी वीक होता है तो, या एक कोई अच्छा आदमी ले आते हैं। ठीक, ईसीसी का काम जो है ना, बेसिकली इट्स टू make decisions for the government where you need collective decisions in order to shield yourself from individual decisions. The responsibility for individual decisions. एक वजारत एक फैसला करती है, मुझे नहीं पता कि दूसरे ममालिक में किस तरह होता है, पाकिस्तान इज द ओनली गवर्नमेंट दैट आई नो ऑफ। एक वजारत एक फैसला करती है कि हमने बिजली में ये करना है, वो फैसला जो है वो काबीना में जाने से पहले वो कहते हैं कि ईसीसी में आ जाए, ईसीसी वाले भी इस पर थोड़ी सी ज्यादा तफसीलन बहस कर लेते हैं। तो उसमें फिर ये कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बैठे होते ईसीसी के अंदर, तो फिर एक छोटा, और मैं तो बहुत छोटे कमरे के अंदर इनफॉर्मली, छोटा तो नहीं कमरा, बड़ा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही करता था, और टेबल को रखता था, बीच में बैठता था ताकि थोड़ी सी डिस्कशन हो सके, अपने अपने व्यूज लोग दे सकें। लेकिन इसमें और थोड़ी सी बहस होनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि जो मजबूरन आ गए हैं। मिसाल के तौर पर अब साकिब निसार साहब ने एक ये फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन चेंज की थी, एक मुझे याद नहीं आ रहा केस का नाम है, मेहताब इम्पैक्स था या ऐसा ही कोई नाम था, इम्पैक्स, कोई इम्पैक्स ही था, कुछ ऐसा इम्पैक्स था, आई थिंक मेहताब इम्पैक्स था, जिस केस में समथिंग समथिंग इम्पैक्स, यू आर राइट, हाँ, कि वफाकी हुकूमत जो है इट्स द होल ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट, हाँ, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ईसीसी का कोई स्टैंडिंग नहीं है, ईसीसी के सारे डिसीजन अब रेकमेंडेटरी हो गए हैं, दे आर नॉट रियली इन्फोर्सेबल। ठीक है, बिकॉज द एंटायर फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट सेट। अब उसमें ये होता है कि एक ड्रग की प्राइसिंग जो पहले ड्रैप करता था, अब वो जो है वफाक की हुकूमत करती है।
उसकी वजह से ये हुआ कि ड्रैप ने पैरासीटामोल की कीमत जो है वो कहा कि 1 रुपए से 1 रुपए 25 पैसे कर दी। वफाक की काबीना ने, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना वो सियासी वो दिखाया कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, प्राइस नहीं बढ़ाने देंगे। आपने 20 साल से पता नहीं प्राइस नहीं बढ़ाई, उन्होंने कहा हम नहीं बना रहे पैरासीटामोल। फिर जाके आपने कहा पैरासीटामोल बना लो, चलो आप 1.5 रुपया ले लो, ठीक। तो ये कुछ फैसले ऐसे आ जाते हैं कि जो नहीं आने चाहिए, ठीक है, जो कि ड्रैप के अंदर आपके पास अच्छे रेगुलेटर होने चाहिए और वो फैसला कर लो। इसको बेसिकली कर देना चाहिए कि दूसरे मुल्कों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से, वियतनाम में शायद कुछ महंगी प्राइसेस होती है क्योंकि दवाइयाँ की कंपनी बहुत बोलती थी कि वियतनाम को देखो, 2-3 मुल्कों को देखो, उनकी एवरेज प्राइस कुछ बता दो, कुछ थोड़ा सा कॉस्ट इंडेक्स देख लो, बता। मगर बहुत सारी चीजें जो है ना हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जिसको, ठीक है। उसके बाद अमेरिका के अंदर ये ईसीसी वगैरह नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कांग्रेशनल कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेज एंड मीन्स की, अप्रोप्रिएशंस की, ऑथराइजेशन की, ये बजट कमेटी जिसमें हाउस में बोलते हैं, और अप्रोप्रिएशन वगैरह सेनेट के अंदर होती है। यहाँ पे जो है ना सर, वो क्या होता है कि एक सबसे ज्यादा जो मुझे जिंदगी की चिड़ होती थी वो सप्लीमेंट्री, टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आती थी कि प्लानिंग वाले सबसे ज्यादा ला देते कि आपने इस चीज में पैसे दिए थे, अब हम इस चीज में नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, हम इस चीज में खर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन वो 10 मिनट लगती हैं, फिर आपको सारी बातें करनी पड़ती हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं बिजली के महकमे के और गैस के महकमे के कि जो सब्सटैंशियल फैसले होते हैं, और उस फैसले में मैं समझता हूँ कि बैठ के काम करना चाहिए, और सब्सटैंशियल काम करना चाहिए, और उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, और होती थी और होती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें ना कि अभी इतनी एक शुगर मॉनिटरिंग कमेटी है, उसने प्राइस बढ़ा दी पहले चीनी की, मतलब सॉरी प्राइस नहीं बढ़ाई, एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। एक्सपोर्ट किया। जाहिर है ज़र मुबादला की जरूरत थी, इसीलिए दी होगी, वरना तो गरीब परवर हुकूमत चाहिए, और चीनी की इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है इनका। उसके बाद ईसीसी ने भी इसकी अप्रूवल दे दी, उसके बाद वफाक की काबीना ने भी इसकी अप्रूवल दे दी। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस सब ने सीमलेसली काम तो किया ना। तो जब करना होता है तो हुकूमत चल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिफ्ता साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड एज आई सेड दिस इज अ कंटिन्यूइंग डायलॉग. I think you have a very large role to play in terms of making people understand. You communicate very well. आप माशाल्लाह टीवी पे बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वैसे बड़ी अच्छी बातें करते हैं. You are able to communicate something that I would say is very rare in economists. हम इकोनॉमिस्ट आम जबान में बात नहीं कर सकते, आप में वो फैसिलिटी है, आप ह्यूमर के साथ आम जबान में बात कर लेते तो बड़ी अच्छी बात है. तो मैं आपको बदर करता रहूँगा, कोई और ऐसी चीज़ें हम आपसे सीखें और इसको चलाएं. एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू डू वेल. ऑल द बेस्ट जी. खुदा थैंक हाफिज. यू, खुदा।